So this is the chapter 2 of history, new kings and kingdoms. अब न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, हम ये न्यू किंग्स एंड किंगडम्स क्यों बोल रहे हैं भाई? न्यू किंग्स इसलिए क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था, क्या देखा था हमने क्लास चैप्टर 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? चैप्टर बताओ, कोई बताओ मुझे, चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ी थी? We were exploring the 1,000 years of past. और मैम न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। हमने ये सारी चीजें, हम सबसे पहले तो हमने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जाना ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने ये चीजें देखी कि वो जो स्क्रिप्चर्स थे वो कैसे थे, वो स्क्रिप्चर्स के लिए यूज क्या क्या करते थे। फिर धीरे धीरे वो अपनी एक बिल्कुल रेगुलर लाइफ जीने लगे थे। वो गांव बसाने लगे थे, है ना? ये सभी चीजें हमने पढ़ी थी ना अभी, कि वो ग्रुप में रहने लगे, वो एक गांव के मतलब वो सेटल होने लगे। जो एंशिएंट पीपल थे, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अब क्या हुआ कि जब जो छोटे छोटे गांव बने, वो गांव बन के एक पूरा एरिया बन गया, मतलब जिसमें बहुत छोटे छोटे गांव थे। लाइक हजार, मतलब 100 गांव, 200 गांव, 300 गांव, 50 गांव, 60 गांव, मतलब लाइक दैट। तो ये जो गांव था, ये जो एक एरिया कवर हुआ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक गांव था, बहुत सारे गांव मिले। अब उनको कोई एक पर्सन रूल करता था, जो सुप्रीम पावर था, जो सारा पावर जिसके अधीन था, जो सारा पावर उसके अंदर था, और वो उन गांवों में रूल करता था। लोग उसको मानते थे कि हाँ, ही इज द किंग। तो ऐसे न्यू किंग्स जो है वो इमर्ज होने लगे, नए राजा बनने लगे उस समय से, 7th सेंचुरी से। 7th सेंचुरी की बात है ये, 7वीं शताब्दी की बात। तो नए किंग बनने लगे और किंगडम्स बनने लगे, उनका राज्य बनने लगा। तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस ओनली, कि जो नए नए राजा बने वो कौन थे, और उनका राज्य कहाँ से कहाँ तक था, कैसा राज्य था, क्या क्या चीजें होती थी, कैसे होती थी। Many new dynasties emerged after the 7th century. अब क्या हुआ? 7th सेंचुरी के बाद से नई नई डायनेस्टी आने लगी, नए नए साम्राज्य आने लगे, उभरने लगे। Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. अब अगर यहाँ हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो it must be clear in our mind that हम इंडिया की बात कर रहे हैं। We are talking about the India. तो क्या क्या हुआ देखो, मैप में ये सारी चीजें लोकेट करी हुई है ना, कि 7th और 12th सेंचुरी में, मतलब 7th और 12th सेंचुरी के बीच की बात कर रहे हैं, 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की, यानी 700 to 1200 ईयर्स बीसी, सॉरी एडी, बीसी नहीं, एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब क्या क्या हुआ। ये देखो, ये चहामंस, ये चहामंस का ये एरिया था पूरा। अब चहामंस का एरिया कहाँ से कहाँ तक था, ये देखो, अनारता, पारामरस, बनारस, प्रयागराज, उस समय उसे प्रयागा कहते थे, प्रयाग, कन्नौज, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। ठीक है, तो कन्नौज यानी ये यूपी का कुछ एरिया। तो ये सभी जगह कहाँ किसका था, ये रूलिंग एरिया किसका था? ये किसकी डायनेस्टी थी? ये चहामानास की डायनेस्टी थी। अब यहाँ ये पलास की थी। पहाड़पुर मीन्स ये क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ रहा है सारा, दिख रहा है ना, ये ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, पूरा ईस्टर्न स्टेट है। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें नीचे आके देखते हैं, तो ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी।
मालखेड मनखेता ये इसका कैपिटल होगा, ठीक है। और ये जो था ये एरिया, ये कलिंगा, गंगास, उत्कल, चोलास, चेरास, विंध्यास, मतलब बहुत सारी डायनेस्टी छोटी छोटी उभर के आने लगी। जो मेन डायनेस्टी उस समय की थी 7वीं से 12वीं की, वो ये 3 मेन डायनेस्टी थी जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रखा था। कौन कौन थे वो? चहमानस, पलास और राष्ट्रकूट। नाउ द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। अब इमर्ज कैसे हो रही है, न्यू डायनेस्टी फॉर्म में कैसे आ रही है? तो बाय द 7th century देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। देखो कैसे ये चीजें शुरू हुई, डायनेस्टी शुरू कैसे हुई, लोग सत्ता में कैसे आने लगे, और वो एज अ किंग कैसे इमर्ज होने लगे। तो 7th century यानी 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, बड़े बड़े जमींदार थे, मतलब जैसे बहुत सारी जमीन जिन्होंने अधिग्रहण कर रखी थी, बहुत सारी जमीन जिन्होंने अपने अंडर टेक ओवर कर रखा था, उनको हम लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, लोग उनको उनसे वो जमीन लेके खेती करते थे, और बदले में उसे उन्हें अनाज मिलता था, और वो अपने अनाज में से भी कुछ हिस्सा उनको देते थे, लैंडलॉर्ड्स को। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, और वेरियर चीफ्स मींस जो सेना नायक हुए, जो सेना को लीड करते थे, जो आर्मी को लीड करते थे। तो वेरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे, हर जगह छोटे अलग अलग उभर के आए। Existing kings often acknowledge them as their subordinates or samantas. तो जो एग्जिस्टिंग किंग थे, जो उस समय किंग एज अ रूलर जो रूल कर रहे थे, वो उनको क्या बोलते थे, ये सामंत है और ये हमसे नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके कलीग है, मतलब कि उनके अधीन है, उनके अंडर है। जैसे एक किंग हो गया, किंग के अंडर कौन हो गया, उससे नीचे हुआ, मतलब रुतबा तो है उसका, लेकिन वो किंग से बिलो था, और उनको सामंत कहते थे, या किंग के सबऑर्डिनेट्स के बारे में जाना जाता था। They were expected to bring gifts for their kings or overlord. अब वो क्या करते थे, जब वो सबऑर्डिनेट्स आते थे, जब वो सामंत आते थे, तो जो उनके किंग थे उनको खुश करने के लिए, या फिर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, उनके लिए वो गिफ्ट लेकर जाते थे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। तो क्या होता था इससे, कि वो गिफ्ट तो लेकर जाते ही थे, और साथ में वो क्या करते थे, वो उनको मिलिट्री सपोर्ट देते थे। दे विल प्रोवाइड द मिलिट्री सपोर्ट्स टू देयर किंग। जो वो किंग थे, जब कभी लड़ाई होती थी तो वो अपनी सेना के साथ आते थे, और वो कहते थे ठीक है भाई, आप राजा हो यहाँ के, और हम आपको अपनी सेना दे रहे हैं। मीन्स अगर वो सामंत थे, वो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, तो उनके अंडर भी बहुत लोग होंगे ना, उनको भी तो बहुत लोग फॉलो करते होंगे, वो भी तो सुप्रीमेसी होगी उनकी भी कहीं। तो वो आते थे, वो उनको कहते थे, और इवन वो सपोर्ट करते थे उनके, अगर वो वॉर में जा रहे हैं या उनकी लड़ाई हो रही है, तो इसमें वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। और as Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwar, and so on. अब क्या हुआ, जैसे जैसे सामंत क्लियर हो गया ना, सामंत कौन थे, ये चीज एकदम क्लियर रखना कि सामंत कौन थे, ठीक है। सामंत क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो as सामंतस gained power and wealth, जो सामंत को धीरे धीरे जब उन्हें पावर मिलने लगे, उनके धन, उनके पास पैसे ज्यादा आने लगे, धन उनके पास ज्यादा आने लगा, और उनकी पावर भी बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को घोषित कर दिया, भाई अब तो मैं महासामंत। सामंत भी नहीं, सामंत तो अब छोटी मोटी चीज हो गई मेरे लिए, अब तो मैं उससे भी ऊपर हूँ, मैं महासामंत, महामंडलेश्वर हूँ मैं। अभी कुंभ मेला में सुना होगा तुम लोगों ने कि हर टोली का एक महामंडलेश्वर होता है, तो वैसे ही, मतलब जो कि लीड करता है उसको, उस जो वो
उस जो मंडल के लोग होते हैं, जो उस ग्रुप के लोग होते हैं, उनको वो लेड करते हैं, तो उनको वो महामंडलेश्वर धर्म गुरु कहते थे। ठीक है, वो धर्म गुरु हुए, तो महामंडलेश्वर और महासामंत, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम महासामंत और महामंडलेश्वर। Sometimes they asserted their independence from their overlords. Means वो कभी कभी ये भी डिक्लेयर कर देते थे, कभी कभी वो ये कहते थे, दावा करते थे, मे बी ऐसा नहीं होता होगा, बट वो दावा करते थे, वो ये बताते थे सबको कि अच्छा, किंग के अंडर, मैं अब कोई किंग के अंडर में काम नहीं करता हूँ, मेरा खुद का राज है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, मैं किसी किंग के अंडर प्रेशर में नहीं हूँ, और मैं स्वतंत्र हूँ। आई एम फ्री from my overlord. I am free from the rules of my overlord, from my king. One such instances was that of the Rashtrakutas in the Deccan. अब क्या हुआ, डेक्कन एरिया में राष्ट्र ऐसे ही एक घटना हुई। कैसी घटना कि asserted their independence from their overlord, जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया, अपने आप को फ्री कर लिया अपने किंग से, और अब मतलब कहने लगा कि मैं अब उसके अंदर काम नहीं करता, भाई मेरे पास पावर है, मेरे पास वेल्थ है, तो मैं खुद किंग बन सकता हूँ, आई एम द किंग। तो ऐसी चीजें कौन कहता था, ये सामंत कहते थे। तो ऐसे ही एक इंस्टेंस हुआ डेक्कन में, राष्ट्रकूट नाम की राष्ट्रकूट में, ठीक है, डेक्कन के राष्ट्रकूट में, जो राष्ट्रकूट वहां के वो थे, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रकूट कोई जगह था, राष्ट्रकूट वहां पे जो मतलब लोग थे, जो उस राष्ट्रकूट के नाम से जाने जाते थे। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेटेड टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो क्या हुआ, राष्ट्रकूट पहले किसके अधीन थे, राष्ट्रकूट जो थे वो सामंत थे, ठीक है, तो राष्ट्रकूट पहले किसके अधीन थे, वो किसको फॉलो करते थे, चालुक्यास को। जो कर्नाटका में चालुक्य वंश थी, जो चालुक्य डायनेस्टी थी, उसको राष्ट्रकूट जो है वो फॉलो करते थे, वो उनकी बात मानते थे, उनके हेल्प करते थे, और उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इन द मिड 8th सेंचुरी, यानी कि 850 साल के आसपास, दांती दुर्गा था राष्ट्रकूट का चीफ, राष्ट्रकूट का जो चीफ था दांती दुर्गा, नोट डाउन इट, ठीक है, ये सारी चीजें नोट करना कि सबसे पहला इंस्टेंस, मतलब ऐसा है, सबसे पहला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय का इंस्टेंस जो है, जो कि रिकॉर्डेड है, वो राष्ट्रकूट का था, जो कि डेक्कन में रहते थे। राष्ट्रकूट इज अ डायनेस्टी, अर्लियर दे वर subordinated to the Chalukyas of Karnataka, and in the mid 8th century, means 850 साल पहले दांती दुर्गा जो थे, राष्ट्रकूट के चीफ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालुक्य को, मतलब चालुक्य के ओवरलोड को हटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं फॉलो करूंगा, अब मैं उनके अंडर नहीं रहूंगा, अब मैं चालुक्य के अंदर नहीं रहूंगा, अब मैं उनसे अलग हूँ। और इसके लिए उन्होंने एक रिचुअल फॉर्म किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, एक रीति को, एक मतलब काइंड ऑफ पूजा टाइप करा, कि उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसको वो कहेंगे हिरण्यगर्भ, द गोल्डन विम। अब द हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं, ये कुछ ऐसा रिचुअल था, जैसे बेबीज अपनी मदर के ऊम में रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो नया जन्म होता है उसके लिए, तो ऐसे ही उस समय एक रिचुअल परफॉर्म करते थे कि वो हाइबरनेट हो जाता था कुछ दिन के लिए। हिरण्यगर्भ हुआ कि वो हाइबरनेट हो गया फॉर अ टाइम बीइंग, और फिर जब वो निकल के आया तो उसमें कुछ पूजा वगैरह भी, कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़े जाते होंगे, उस समय के जो पंडित वगैरह थे वो सभी ये करते होंगे। तो ये रिचुअल इसलिए था, हाँ देखो, ब्राह्मण्स जो थे ना, ये वो रिचुअल परफॉर्म करते थे, वो ये सारी चीजें, जैसे अभी भी पूजा हम करते हैं, अगर हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा, तो हम पंडित को बुलाते हैं ना, या हम खुद कर लेते हैं, मैक्सिमम हम पंडित को ही बुलाते हैं। सत्यनारायण पूजा के लिए हम पंडित को बुलाते हैं, फिर वो हमसे पूजा करवाते हैं। लाइक दैट ब्राह्मण उस पूजा को करवा रहे थे।
Brahman was doing that हिरण्यगर्भ संस्कार, हिरण्यगर्भ रिचुअल। तो उसमें क्या हुआ कि वो जब करवा रहे थे रिचुअल परफॉर्म, तो उसका मतलब क्या था कि जब वो हाइबरनेट हो गया, जब वो मतलब हिरण्यगर्भ यानी वो फिर से जन्म ले रहा है, वो गर्भ से फिर से निकल रहा है, he was emerging from the golden womb। और इससे ये हुआ कि वो जो था वो अर्लियर में वो कौन से कास्ट का था, कौन से डायनेस्टी का था, ये मैटर नहीं करता। इसका मतलब था कि अब उसने रीबर्थ लिया, उसने फिर से दोबारा जन्म लिया, और वो अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो जन्म से अगर क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अगर वो हिरण्यगर्भ मीन्स वो जैसे ये था ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में आया, वो राष्ट्रकूट वंश का था, लेकिन जब उसने हिरण्यगर्भ संस्कार कर लिया, हिरण्यगर्भ रिचुअल फॉलो किया, इसका मतलब कि उसका फिर से जन्म हो गया, और इस बार वो क्षत्रिय बन के जन्मा है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो फिर से छोटा बच्चा बना, नहीं, जो एज थी वही रहेगी, लेकिन वो संस्कार, वो रिचुअल फॉर्म करने के बाद, वो रीति रिवाज फॉर्म मतलब वो पूजा करने के बाद, वो अनुष्ठान करने के बाद क्या होगा, ये होगा कि वो फिर से आ रहा है, मतलब वो उसका जन्म फिर से हुआ, और इस बार वो क्षत्रिय बन गया। ठीक है, ये समझ में आया ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हिरण्यगर्भ, और ये बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। In other cases, men from enterprising families use their एक military. सेकंड मेरा एक डाउट है, हाँ, सैक्रिफाइस कौन करता था? राष्ट्रकूटा जो थे वो? rebirth of the sacrificer। हाँ, मतलब उन्होंने अपना छोड़ा ना, जैसे राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने तो अपना छोड़ दिया जो उनका वंश था, और तो सेक्रीफाइस किया ना उन्होंने अपने, अब जैसे कि मैं जिस कास्ट की हूँ, या मैं जिस धर्म की हूँ, मैंने अगर उसे छोड़ दिया, मैंने सेक्रीफाइस किया ना दूसरे को अपनाने के लिए, तो ये किसने किया? ये किया राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट ने अपने जो ये थे दांती दुर्ग, राष्ट्रकूट के चीफ थे दांती दुर्ग, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया। राष्ट्रकूट तो उनकी डायनेस्टी हो गई। राष्ट्रकूट कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सन करेगा ना ये, ऐसा नहीं कि राष्ट्रकूट ही चला गया, नहीं, वो जो दांती दुर्ग थे उसने उन्होंने किया ये चीज। तो वो पहले राष्ट्रकूट डायनेस्टी में उन्होंने बर्थ लिया, बट हिरण्यगर्भ करने के बाद, हिरण्यगर्भ रिचुअल फॉलो करने के बाद ये माना जाता था कि अगर ये जो आपने रिचुअल फॉलो किया तो आप क्षत्रिय में आ गए, आपने क्षत्रिय वंश में जन्म ले लिया। उस समय क्षत्रिय वंश को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे कि अगर किसी को राज चलाना है, किसी को अगर किंग बनना है, कोई अगर डायनेस्टी का सुप्रीम पावर होगा तो उसे क्षत्रिय होना चाहिए, ऐसा उस समय ये सोच थी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन भी है ना, डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय वाज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? कि क्या ऐसा था कि क्षत्रिय में बॉर्न होना बहुत जरूरी था रूलर फॉर्म कर, मतलब उस समय अगर रूलर आपको बनना है, अगर आपको किंग बनना है, तो ये देखो, अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय हम ये देख रहे हैं कि वो उसके पास वेल्थ भी था, उसके पास पावर भी था दांती दुर्ग के पास, लेकिन वो नहीं बन सकता था क्योंकि वो राष्ट्रकूट से था। लेकिन जब उसने हिरण्यगर्भ रिचुअल अपनाया तो फिर वो क्या किया, इसका मतलब ये था कि तुम रीबर्थ कर रहे हो एज अ क्षत्रिय। तो हम कह सकते हैं ना इस सारी चीजों से, इस सारे सर्कमस्टांसेस को देखकर कि हाँ उस समय ये जरूरी था कि आप क्षत्रिय हो, देन यू विल बिकम अ रूलर इफ यू आर अ क्षत्रिय। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं है। अगर हम अभी की बात करें तो नहीं भाई, जिसके पास पावर है, जिसके पास वेल्थ है, ही इज द किंग। अभी नो कास्ट मैटर, नो रिलीजन मैटर, एंड नाउ एट दैट टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि भाई आप क्षत्रिय होने चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, वी आर रीडिंग अबाउट दैट हियर ओनली। ओके, क्लियर एवरीथिंग?
In other cases, men from enterprising family use their military skills to carve out kingdoms. तो अब क्या है कि जो एंटरप्राइजिंग फैमिली थी, मीन्स जो उद्यमी परिवार कह लो, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो क्या करते थे, वो अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज करते थे. दे वर यूजिंग देयर मिलिट्री स्किल्स, अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज करके वो किंगडम को फॉर्म करने की कोशिश करते थे. मिलिट्री स्किल्स को यूज करके मीन्स कैसे कि अगर वो मतलब लड़ाई अच्छे से कर सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, जो सामने वाले राज्य की सेना है उसको हरा के, और फिर वो उन्होंने अपना किंगडम ये कर लिया, उन्होंने अपना किंगडम फॉर्म कर लिया. फॉर इंस्टेंस द कादम्ब मयूर शर्मन and the Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms successfully, establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. अब इसमें ये दिया हुआ है कि कादम्ब मयूर शर्मन जो थे, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार के हरिचंद्र थे. they were the Brahmins. ये जो है ये सब कास्ट कह लो, ये ब्राह्मण्स का सब कास्ट था. जो कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार के हरिचंद्र ब्राह्मण जो हरिचंद्र जो थे वो ब्राह्मण थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया. अब ट्रेडिशनल प्रोफेशन यानी पूजा पाठ और जो उनका मतलब प्रॉपरली उनके जैसे वो जो रिचुअल्स कराते थे, जो अनुष्ठान कराते थे, ये सब उन्होंने छोड़ दिया. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हथियार उठा लिया, उन्होंने आर्म्स उठा लिया और उन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया. उन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया. लाइक कि ऐसा नहीं था कि अब क्षत्रिय बनना होगा. उन्होंने सोचा कि हम मतलब ऐसे अपने कि हम अपने इसको नहीं चेंज करेंगे, हम अपनी कास्ट को चेंज नहीं करके और हम हथियार उठाएंगे. We will took up the weapons और तब हम अपने किंगडम को एस्टेब्लिश करेंगे. और उन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया कर्नाटका और राजस्थान में. अब जो कादम्ब मयूर शर्मन थे, इन्होंने कर्नाटका में अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया. और जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे, इन्होंने राजस्थान में किया. ठीक है, क्लियर है. कदम्ब मयूर शर्मन ने किया कर्नाटका में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने किया राजस्थान में. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड सो ऑन. अब क्या हुआ, सब लोग जो किंग्स थे उस समय के, उन्होंने अपने अपने नाम में अलग अलग उपाधि लगा दी, अपने अपने नेम को अलग अलग तरह से डिफाइन करने लगे. जैसे किसी ने अपने नाम के आगे महाराजा लगा दिया, किसी ने अधिराज लगा दिया, किसी ने कहा त्रिभुवन, किसी ने चक्रवर्ती लगा दिया. जैसे अशोक को हम कहते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट अशोक. ठीक है. अब चक्रवर्ती और त्रिभुवन मीन्स क्या हुआ कि लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, मीन्स तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के हम सुप्रीम लीडर. तो जो किंग थे उन्होंने अपने नाम के आगे ये सारी चीजें लगानी शुरू करी. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmins. अब क्या हुआ, ठीक है, उन्होंने ये तो कह लिया कि त्रिभुवन, कि आई एम द त्रिभुवन, आई एम चक्रवर्ती. लेकिन फिर क्या हुआ, इन सब के बावजूद भी, इन सब के अलावा भी वो ये उनकी हेल्प लेते थे. They were taking the help of सामंत एंड जो पर्सन उनसे एसोसिएटेड थे, जो ट्रेडर्स थे, जो उस समय के सभ्य लोग थे, जो ब्राह्मण्स थे, उनसे वो हेल्प लेते थे. ऐसा नहीं कि भाई ठीक है अब मैं त्रिभुवन स्वामी हो गया, अब मैं चक्रवर्ती हो गया, नाम के आगे तो उन्होंने लगा लिया कि भाई आई एम द सुप्रीम पावर, बट
हेल्प वो लेते थे. They are nothing without them. In each of these states, resources were obtained from the producer, that is peasant, cattle keeper, artisan, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. अब क्या हुआ कि जो उस स्टेट के लोग, मतलब जितने भी स्टेट्स थे, उनमें जो भी रिसोर्स मिलते थे, ठीक है, जो भी रिसोर्स उस स्टेट में आते, वो कहाँ से आते थे? वो आते थे जो उन्हें, जो ट्रेडर्स हो गए, यानी जो व्यापारी हो गए, जो पशु पालते हैं उनसे, जो क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्ट थे उनसे, ठीक है, वो कहते थे कि, और जो मतलब जैसे जो ग्रो कर रहे हैं, जो फार्मर्स थे, कि आप जो भी बना रहे हैं, जो भी आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीज आपको उनका कुछ हिस्सा देना पड़ेगा. यू हैव टू सरेंडर सम पार्ट ऑफ योर प्रोड्यूस्ड थिंग्स. तुम्हें ये चीजें देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एज ए रेंट हम लेंगे, ये तुम्हारे लिए एक कर होगा. सम देखो अब कहाँ से कर की शुरुआत हो रही है, टैक्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है. देखो अभी भी हम टैक्सेस देते हैं ना, तो ऐसे ही अब देखो ये टैक्स की शुरुआत कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. क्या हुआ कि जैसे जो वो कहते थे कि भाई ठीक है, तुम इस जमीन पे खेती कर रहे हो, तुम इस जमीन पे जो चीजें उगा रहे हो, तुम्हें उसका कुछ पार्ट हमें देना है, क्योंकि आई एम द लैंडलॉर्ड, मैं सुप्रीम पावर हूँ इस जगह का, मैं किंग हूँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, कि ठीक है भाई तुम इसमें ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हें इसमें कुछ चीजें देनी होगी. यू हैव टू शेयर द थिंग. जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनसे भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस और रेवेन्यू. 400 टैक्सेस. अब क्या है कि द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. अब ये बताया गया है, जो चोला का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, इंस्क्रिप्शंस पता है ना कि क्या होते हैं, तो चोलास के थ्रू जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, तो उससे हमें ये पता चला है कि 400 तरह की टैक्सेस वो लगाते थे, 400 तरह की रेवेन्यू वो लेते थे. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेट्टी. वेट्टी जो था वो बहुत ही मतलब वो बहुत पॉपुलर टैक्स था उनका, जिसमें कि वो कैश नहीं लेते थे, ना वो कैश लेते थे. दे विल नॉट टेक मनी नॉर कैश, नॉट दे टेक क्रॉप्स, जो प्रोड्यूस्ड थिंग्स थे वो भी नहीं लेते थे. वो क्या करते थे कि वो उनसे काम लेते थे. दे टेंस देम टू फोर्स लेबर. वो उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे कि भाई तुम्हें करना ही है, ये वट्टी है, तुम्हें देना ही है, ये तुम्हें काम करना ही पड़ेगा. एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू. और जो वो जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया कि जैसे वो जमीन हम फसल उगा रहे हैं, या वो जो भी काम कर रहे हैं, वो जो लैंड यूज कर रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, जो घर वो बना रहे हैं उस लैंड में, उसके लिए वो कदमाई टैक्स लेते थे. There were also taxes on thatching the house, मीन्स छत डालने के लिए. इट मीन्स कि अगर मुझे अपने घर का रूफ भी बनाना है, अपने घर में छत भी डालना है, तो भी मुझे उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा. द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज. जो पाम ट्रीज होते हैं, जो खजूर के पेड़ होते हैं, उनमें चढ़ने के लिए जो हम सीढ़ी यूज कर रहे हैं, जो हम सीढ़ी यूज कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा. असेस ऑफ सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी. जो कि अगर जैसे मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है, मेरे दादाजी का कोई सामान था, अगर मैं उसे यूज करना चाहती हूँ, मैं वो मेरा ही होगा ना. अगर मेरे दादाजी का था तो वो Am I ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है. डिस्कनेक्टेड हो गया था. तो वो जो लैंड वो यूज कर रहे हैं,
तो जो वो यूज कर रहे हैं लैंड, वो जो जैसे सॉरी, लैंड का तो मैंने बता दिया था ना, लैंड तक सुना था ना तुम लोगों ने, पाम ट्री Yes, तक भी आई ma'am. थिंक बता दिया था मैंने, है ना? Yes, ma'am. बता हाँ, दिया था ओके। आपने. तो जैसे जो दादाजी की प्रॉपर्टी हुई मेरी, वो तो मेरी हुई, वो तो मेरी ही हुई ना, कि हाँ मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, मेरे परदादा की प्रॉपर्टी है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। ये ऐसा नहीं था कि आप इजीली ले सकते थे, वो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है तो वो आपकी हुई। यू हैव टू पे टैक्सेस फॉर दैट। ओके, आई थिंक अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो वी कैन लीव नाउ। ठीक है, अब आगे हम इसके बाद these resources were used to finance the king's establishment, ये हम अब कल करेंगे। ओके।